तो इस शॉक का रीजन क्या होगा बच्चा बॉडी? व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस शॉक? देखो, जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है वो एक मेटल बॉडी होती है, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ मेटल बॉडी। अब इससे भाई साहब आपका एक 2 पिन प्लग कनेक्टेड है, 2 पिन प्लग कनेक्टेड है। ऑब्वियसली बहुत हाई ट्रैफिक है इलेक्ट्रॉन्स का। ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स का ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि कुछ भाई साहब यहां पे भी डिपॉजिट हो जाएंगे और इसके मेटल बॉडी में फैल जाएंगे। जो ऐसे अप्लायंसेस हैं जिनका मेटल बॉडी होता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर्स मतलब क्या होते हैं? उनमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आराम से होगा। तो यहां पे भाई साहब इस पूरे इलेक्ट्रिक आयरन में ये इलेक्ट्रॉन्स फैल जाएंगे और इसीलिए शॉक लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे एक 3 पिन पॉइंट प्लग से अगर अर्थिंग कराई होती तो ये जो एक्सेस चार्जेस है वो फ्लो होकर अर्थ में चले जाएंगे, ठीक है। बट सिंस ही हैज नॉट कनेक्टेड इट थ्रू अ ग्रीन वायर टू अर्थिंग, hence the excess of charges are not flowing into the earth, because of which his wife got a shock, ठीक है। So Mahesh learned a lesson for a lifetime. Read the above passage and answer the following questions. Which terminal was to be connected using the green wire? Earthing का terminal, ठीक है, earthing का terminal was to be connected using the green wire. What qualities does Mahesh need to incorporate in himself to avoid such mistakes? Obviously knowledge about electricity, ठीक है। If you were an electrician, what else would you do than explaining to Mahesh? What else will you do? आप क्या करेंगे भाई साहब? एक्सप्लेन तो किया, फिर अभी उसका सोल्यूशन निकालिए ना, फिर आपको अर्थिंग से उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब स्विच बॉक्स में प्लस उसके प्लग पॉइंट में आपको एक 3 पिन पॉइंट प्लग लगाना पड़ेगा, ठीक है। 3 पिन पॉइंट प्लग आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ये प्लग में आपका ग्रीन वायर कनेक्ट होगा। ग्रीन वायर इज बेसिकली फॉर अर्थिंग, ठीक है। आपका लाइव वायर होता है रेड वाला वायर, ब्लैक वायर होता है आपका न्यूट्रल वायर, और ग्रीन वायर होता है आपका अर्थिंग का वायर। अर्थिंग का वायर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ग्राउंड तक लेकर जाता है ताकि इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स ना होवे, ठीक है। और ये जनरली हम उन सारी चीजों पर लगाते हैं जहां पे हाई वोल्टेज है, जैसे आपका एसी हो गया, गीजर हो गया, आयरन हो गया, आपके ऐसे भाई साहब पैनल्स हो गए। इन सब जगहों पे आपका भाई साहब जहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट ज्यादा है वहां पे आप 3 पिन पॉइंट पर लगाएंगे, ठीक है। टीवी वगैरह या कोई चार्जर वगैरह ऐसे ही चल जाएगा, यू वोंट नीड इट। लेकिन फ्रिज हो गया, ठीक है, गीजर हो गया, ऐसे चीजों पे आपका भाई साहब 3 पिन पॉइंट प्लग लगेगा। क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके। इलेक्ट्रिक अर्थ में किधर जाता है? मतलब अर्थ के अंदर चला जाता है। अर्थ के अंदर एक कॉपर वायर रहता है, उसको ठूंस देते हैं अर्थ के अंदर, बस। मतलब इसके अंदर एक ऐसा रहेगा, बॉल सा रहेगा, कॉपर बॉल रहेगा और इसके अंदर चला जाएगा। इसके अंदर कोई वायरिंग नहीं है। अर्थ में चार्जेस चले जाएंगे, हर एक चार्ज की आपकी यही है कि फ्लो होगा वो अर्थ की तरफ। हर एक चार्ज की टेंडेंसी होगी। आसमान में जो बादल गरजते हैं वो बेसिकली गरज रहे हैं क्योंकि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और यहां पे बहुत हाई अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। इस चार्ज को अर्थ तक पहुंचना है क्योंकि अर्थ लो वोल्टेज में है। तो इस चार्ज को जब उनको अर्थ तक पहुंचना है तो वो दूसरी चीजों का सहारा लेते हैं। एयर एक इंसुलेटर टाइप है, इसीलिए वो ज्यादा करके लोहे जैसी चीजों का सहारा लेते हैं। इसलिए देखो आप बरसात के टाइम पे लाइट को बंद क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि जब बादल गरज रहे होते हैं तो देयर इज अ हाई चांस कि ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर ट्रांसफार्मर में आ जाए और ट्रांसफार्मर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लोहे की पहले के जमाने में लोग जो है तो बड़े बड़े लोहे के पीसेस घर के बाहर फेंक देते थे, ठीक है। ये लोहे के पीसेस घर के बाहर क्यों फेंक देते थे? ताकि जो और ये है वो वहां पे जाकर गिरे, जो चार्जिंग है वो वहां पे जाकर गिरे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? द चार्जिंग फॉल्स ऑन देयर। तो अर्थ में ऐसा नहीं है कि भाई साहब तार को अंदर तक लेकर जाना पड़ेगा। तार को आप अर्थ के साथ ज्वाइन कर देंगे ना ऐसे, बस खत्म, वो अपने आप चार्ज अर्थ में फ्लो हो जाएगा। आपका जैसे ये बादल जो गरजते हैं तब भी अर्थिंग होती है, प्लस अगर आप देखोगे अर्थिंग की जितने भी आपके बिल्डिंग्स, तो ये अर्थिंग का जितने भी आपके हाई वोल्टेजेस हैं वो अर्थिंग से कनेक्टेड रहते हैं। अगर आपका किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में थोड़ा भी शॉक लग रहा है, अगर फ्रिज को खोल रहे हैं कहीं कोनों में से थोड़ा सा शॉक लग रहा है, तो प्लीज आपके घर में अर्थिंग को चेक करा लीजिए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके घर से जो अर्थिंग का वायर गया है, आपके बिल्डिंग में कॉपर वायर का प्लेट होगा जो जनरली जाता है आपके कॉमन एरिया से, लिफ्ट वगैरह के बाजू में से कॉमन एरिया रहता है, वहां से वो अर्थिंग का वायर जाता है। तो उस अर्थिंग के वायर से सारे बिल्डिंग में जितने भी फ्लैट्स हैं उनका कनेक्शन रहता है। तो कभी कभी वो कनेक्शन ढीला पड़ जाता है या कनेक्शन शायद निकल ही गया हो, बिल्डिंग का कोई मेंटेनेंस का काम हो रहा होगा तब निकल गया हो, ठीक है। लेकिन इसका डिटेक्शन तब होता है जब आप मिक्सी चलाते हुए थोड़ा सा शॉक खा रहे हैं, या समझ लीजिए वैसा फ्रिज में थोड़ा सा, या किसी गीजर वगैरह में, ऐसा कुछ भी आपको अगर लग रहा है तो प्लीज हैव इट रेक्टिफाइड एज सून एज पॉसिबल।
बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत बड़ा, मतलब इंसान की जान जा सकती है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो रहे हैं, फट से खींच लेगा, किसी भी इंसान को फट से खींच लेगा, एक बार चिपक गया तो गया, ठीक है। सो दीज आर वेरी हाई अमाउंट ऑफ चार्जेस, इफ अर्थिंग इज नॉट एफिशिएंट देन दिस विल हैपन, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स लाइक दीज माइट हैपन, ठीक है। सो इफ यू वर इन इलेक्ट्रिशियन, तो बजाय ज्ञान देने के मैंने क्या किया होता भाई साहब, मतलब जो इलेक्ट्रिशियन है उसका काम क्या होगा, ग्रीन वायर से भाई साहब उसको कनेक्ट कर देने का, अर्थिंग, ठीक है। आर वी क्लियर? एनी क्वेश्चन सम? नो? ओके। One day Neil connected many household high power appliances having a current rating of more than 6 amperes to multiple 6 ampere rating, ठीक है, to a multiple of 6 ampere rating. Multiple मतलब समझ में आता है what? हाँ, to a multiple of 6 ampere rating. Okay, when he was about to switch them on, his older sister shouted and asked him to remove the appliances from a single socket. 6 के टेबल में नहीं, एक्चुअली में ऐसा सॉकेट होता है, देखो ऐसा अगर सॉकेट होगा, इस तरह के सॉकेट्स यूज नहीं करने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका 6 एम्पियर का सॉकेट है, जैसे मैं अगर बोलूं यहाँ पे देखो एक सॉकेट दिख रहा है आपको, ये सॉकेट आपका 15 एम्पियर का है, ठीक है, ये सॉकेट्स होते हैं, तो ऐसे सॉकेट्स हैं, तो यहाँ पे आप इधर से भी तार लगा सकते हो, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, ऐसे। ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ केस ऑफ व्हाट, ओवरलोडिंग। ये आपका किसका केस बन जाएगा, दिस विल बी बेसिकली एन ओवरलोडिंग का केस, ओवरलोडिंग का केस। और इसमें भाई साहब कोई तो वहां पे कंटिन्यूस, तू किसमें, इस वाले में एक ही है ना, एक ही कनेक्टेड, एक ही तार कनेक्टेड है। हाँ, अगर आप 2-3 करेंगे तो ओवरलोडिंग होगा, इसीलिए चाहे एक्सटेंशन कॉर्ड कैसा भी हो, उसमें 3-4 ऐसे ठूंस कर मत करिएगा, स्पेशली ये वाले तो कभी नहीं यूज करना है, लाना भी नहीं है, इलेक्ट्रिशियन से इसको लाइए भी मत, ठीक है। ये आपका ओवरलोडिंग कॉज करेगा और शॉर्ट सर्किट करेगा, ठीक है, और जो अप्लायंस होगा वो भी डैमेज हो सकता है। हाँ, चार्जिंग वगैरह के लिए आप यूज कर सकते हैं ऐसी चीजों को, लेकिन इस तरीके की चीजों को अवॉइड कीजिए, दिस विल कॉज ओवरलोडिंग, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 6 रेटिंग मतलब क्या है, हर एक में आप 6 एम्पियर का करंट विड्रॉ कर सकते हैं, ये ऐसा रेटिंग है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 6 रेटिंग। When he was about to switch this on, his older sister shouted and asked him to remove the appliances from a single socket. मैं इस तरह के क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आप एज पर एनईपी पैटर्न आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन अभी ज्यादा होंगे, ठीक है। आपका नॉलेज कितना है, आप डिफाइन क्या कर सकते हैं या नहीं, वो कम मैटर करता है, अभी आप अपने नॉलेज को किस तरह से अप्लाई करते हैं वो ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो एनईपी का यही गाइडलाइंस है कि आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होंगे, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होंगे, जहां पे आपको जनरल इंटेलिजेंस से उन सवालों को करना है, ठीक है। मतलब एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं डिफाइन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, डिफाइन ओम्स लॉ, ये तरह के क्वेश्चन होते हैं जो आपके नॉलेज पे होते हैं। एक होता है आपका न्यूमेरिकल्स और एक होता है आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ये आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं। और आज की तारीख में एनईपी का यही ट्रेंड है, और एनईपी से सिर्फ एनसीईआरटी या सीबीएसई नहीं, स्टेट बोर्ड्स भी इंपैक्टेड है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन ज्यादा करके एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, और ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू यू, व्हाई शी वुड नॉट एडवाइज टू कनेक्ट मल्टी हाई पावर अप्लायंसेस ऑन अ सिंगल सॉकेट, बिकॉज देयर कुड बी अ केस ऑफ ओवरलोडिंग, और ये ओवरलोडिंग से क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, और इस शॉर्ट सर्किट से क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ ही स्विच्ड देम ऑन, तो अगर उसने भाई साहब स्विच ऑन किया होता तो क्या होता था, हाँ, सॉकेट जलने के चांसेस थे, ठीक है, ओके। स्विच देम ऑन, तो देयर वुड हैव बीन अ पॉसिबिलिटी ऑफ द सॉकेट बर्निंग आउट। व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ ही स्विच देम ऑन, एक ही क्वेश्चन है, ओके। व्हाट वाज द वैल्यू शोन बाय नील्स सिस्टर, वी शुड अवॉइड मल्टीपल सर्किट्स इन अ सिंगल सॉकेट। एक बहुत सारे सर्किट्स को हमने एक सिंगल सॉकेट में अगर कनेक्ट कर दिया, वी शुड अवॉइड दैट, ठीक है। ये ओवरलोडिंग का केस बन जाएगा, ओके। डायग्राम शोज लेंथ वाइज सेक्शन ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। एक चीज आपको बता दूं कि भाई साहब ये वाला जो आपको क्रॉस दिख रहा है और ये वाला जो आपको दिख रहा है, दीज आर बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड्स। तो ये जो डॉट्स हैं मतलब आपकी तरफ आते हुए मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस मतलब देखो कैसा है, ये इस तरीके का है ना, सोलेनॉइड किस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है, ठीक है। अभी देखो एक करंट है आपकी तरफ आता हुआ और एक करंट है आपकी तरफ से दूर जाता हुआ, ये स्प्रिंग है ना, देखो एक है आपकी तरफ आता हुआ, इस तरफ से देख रहे हो, और एक है आपकी तरफ जाता हुआ, मतलब ये करंट ऐसे जा रहा है ना, करंट इस तरफ आपकी तरफ आ रहा है और इस तरफ जा रहा है।
तो ये जो आपके डॉट्स हैं ये मतलब अंदर जा रहे हैं, और ये जो क्रॉस है मतलब बाहर आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो डायग्राम इंडिकेट्स, तो एक्चुअली में कैसा है, देखो ये सोलेनॉइड है, ऐसे वायर्स हैं, ये घूम घूम के वायर्स गए हैं भाई साहब। ठीक है, ये भाई साहब सोलेनॉइड है और करंट ऐसे आ रहा है, द करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, दिस इज बेसिकली द फ्लो ऑफ करंट। ये आपका ऐसे गया इधर, ये आपका घूम कर गया भाई साहब ऐसे इधर। ठीक है, ऐसे आ रहा है करंट, समझ में आ रहा है ये? दिस इज बेसिकली अ सोलेनॉइड, इंडिकेट्स करंट एंटरिंग इनटू द पेज। तो करंट क्या हो रहा है भाई साहब, एंटर कर रहा है पेज में। ये जो क्रॉस है ये आपका मतलब है करंट टूवर्ड्स यू, करंट टूवर्ड, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड्स यू, मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड्स यू, और ये भाई साहब इनसाइड द पेज। ठीक है, इंडिकेट्स करंट एंटरिंग इनटू द पेज, इंडिकेट्स करंट emerging out of the page, decide which end of the solenoid A or B will behave as a north pole। ठीक है, तो बताइए ये आपका इंडिकेट करंट एंटरिंग इनटू द पेज, ओ सॉरी करंट एंटर कर रहा है इसमें, सॉरी करंट एंटर कर रहा है, और यहां पे भाई साहब इट इज इमर्जिंग आउट ऑफ द पेज। तो करंट कैसे जा रहा है भाई साहब, ऐसे निकल के ऐसे जा रहा है। ठीक है, करंट इज लीविंग दिस पेज एंड इट इज एंटरिंग, तो करंट यहां से लीव करके इधर एंटर कर रहा है। तो अभी आपको बताना है भाई साहब, डिसाइड विच एंड ऑफ द सोलेनॉइड ए और बी will behave as a north pole, कौन सा नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल डिसाइड करना है ना, एक शॉर्टकट बता देता हूं आपको। किसी भी गोल कॉइल को अगर आप देख रहे हैं और करंट भाई साहब इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, देखो इसको ठीक से देखना, ये भाई साहब ऐसे गया, ये ऐसे गया, क्योंकि आप कभी कभी क्या हो जाएगा, आप लिख दो वहां पे कि आपने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई किया है, आप लिखेंगे वही कि हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड या राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई किया है। राइट हैंड थंब रूल से भाई साहब आप डिटरमिन कर सकते हो नॉर्थ पोल या साउथ पोल, लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। ये शॉर्टकट जनरली 11th स्टैंडर्ड के बच्चे लोग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखो इस तरह से गया ये, तो इसका ऐसा मुंडी से ऐसा, और ये ऐसे जा रहा है, तो ऐसे बीच को कनेक्ट कर दो, ये क्या हो जाएगा, एस दिख रहा है, साउथ पोल बना दो उसको। ठीक है, तो मतलब कैसा है, करंट देखो कैसे जा रहा है, ये ऐसे। ठीक है, तो मतलब ये वाला डायरेक्शन क्या हो गया आपका, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। दिस इज बेसिकली क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट विल क्रिएट अ साउथ पोल। ठीक है, अभी अगर आप उल्टा कर रहे हैं, जैसे करंट आपका समझ लो ऐसे जा रहा है, करंट आपका समझ लो ऐसे जा रहा है, तो ये हो गया और ये हो गया भाई साहब, तो ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, है ना। करंट अगर ऐसे जा रहा है तो दिस विल क्रिएट, तो ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। एंटी क्लॉकवाइज क्या क्रिएट करेगा, नॉर्थ पोल। आर वी क्लियर टू दिस वन? ठीक है, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज आपका साउथ पोल क्रिएट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आपका नॉर्थ पोल क्रिएट कर रहा है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हम। ठीक है, साउथ पोल नॉर्थ पोल। अभी यहाँ पे देखो ए वाले को इस तरफ से देख रहे हो तुम। ठीक है, करंट कैसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो मतलब कैसे, ये ऐसे जा रहा है कि नहीं, करंट ऐसे जा, इस तरफ से देखो, ए को इस तरफ से देखो, करंट ऐसे जा रहा है, इट इज गोइंग लाइक दिस, सो इट इज क्रिएटिंग अ नॉर्थ पोल। आप रीजन लिख देना, ये आपके रफ वर्क में कर लेना, लेकिन रीजन लिख देना, बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ए विल बी अ नॉर्थ पोल। ऑब्वियसली इसको देखो भाई साहब, इसमें आपको कैसे दिखेगा, करंट ऐसे जाते हुए दिखेगा, ऐसे, तो दिस विल बी अ साउथ पोल। अगेन यहां पे रीजन लिख देना कि बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और राइट हैंड थंब रूल, बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, आपके फ्लेमिंग्स के राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से ए विल बी नॉर्थ पोल एंड बी विल बी साउथ पोल। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर? ठीक है, फॉर द करंट कैरिंग सोलेनॉइड एज शोन बिलो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एंड गिव रीजन टू एक्सप्लेन दैट आउट ऑफ द 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी, एट विच पॉइंट द फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम, एट विच पॉइंट इट इज मिनिमम। चलिए फटाफट फटाफट इसको करना है भाई साहब। यहां से करंट जा रहा है, देखो करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है यहां पे। ठीक है, अगर मैं सी से देख रहा हूं, सी से ध्यान से देखो, सी में कैसा दिखेगा करंट, मेरे को ऐसे ऐसे जाते हुए दिखेगा कि नहीं, सी से देख रहे हैं आप। ठीक है, करंट ऐसे जाते हुए दिखेगा, ये दिस इज गोइंग लाइक दिस, तो आप भाई साहब ऐसा एक और ऐसे ड्रॉ कर लो, तो ये बन गया आपका क्या, साउथ पोल बन गया। ठीक है, अगर आप भाई साहब उधर से देख रहे हैं, इफ यू आर लुकिंग एट फ्रॉम दिस, तो दिस विल बी व्हाट, द साउथ पोल, ऑब्वियसली दिस विल बिकम द नॉर्थ पोल। ठीक है, समझ में आएगा भाई साहब? Okay, so this will be the south pole of the magnet. It is behaving like a bar magnet. So this will behave as a bar magnet. ये हो गया साउथ पोल और ये हो गया आपका नॉर्थ पोल। क्लियर? ओके, और क्या है भाई साहब,
आपके फील्ड लाइंस कैसे होंगे, जैसे बाहर मैग्नेट के होते हैं, ऐसे जा रहे हैं भाई साहब फील्ड लाइंस, दीज आर द फील्ड लाइंस, और ये कैसे जाएंगे, यहां से ऐसे जाएंगे, है ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं तो इस तरफ एंट्री मारेंगे और इस तरफ भाई साहब एग्जिट मारेंगे, ठीक है, दीज आर द फील्ड लाइंस, ठीक है, ओके। अभी आपको यहां पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए बी एंड सी, एट विच पॉइंट द फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम एंड एट विच पॉइंट इज मिनिमम। बताइए, सी में मैक्सिमम होगा क्योंकि फील्ड लाइन सबसे ज्यादा होंगे, किसी बाहर मैग्नेट के जैसे सी में सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है, वैसे यहां पे भी सोलेनॉइड आल्सो बिहेव्स लाइक अ बाहर मैग्नेट, तो एट सी इट विल बी मैक्सिमम, सी में भाई साहब आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है, व्हाई, बिकॉज मैक्सिमम लाइंस ऑफ मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, आर एट पोल्स, यहां पे भाई साहब पोल्स में, ठीक है, ओके। और ए में और बी में क्या होंगे भाई साहब, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम जैसा भाई साहब आपके साइड में होता है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। A circular metallic loop is kept above the wire AB as shown. What is the direction of induced current produced in the loop, if any, when the current is flowing in a straight wire? करंट आपका स्ट्रेट वायर में जा रहा है तो लूप में कितना करंट प्रोड्यूस होगा। चलिए भाई साहब फटाफट इसको करना है, जल्दी जल्दी। यहां पे क्या दिया हुआ है देखो, एक सर्कुलर मेटालिक लूप है, इज केप्ट अबव द वायर ए बी एज शोन बिलो, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन द लूप, इफ एनी, व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन अ स्ट्रेट वायर? क्या होगा? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट? भाई साहब करंट पूछा है आपसे, करंट कब प्रोड्यूस होगा ऋषभ? हाँ, जब मैग्नेटिक फील्ड होगा तब करंट प्रोड्यूस होगा, जब डिस्टर्ब होगा तब। तो यहां पे करंट कैरिंग कंडक्टर है, ऐसे डाल दो भाई साहब, ये राइट हैंड टर्म रूल। क्या इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे? करंट कैरिंग कंडक्टर के आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे कि नहीं? हाँ कि नहीं भाई साहब? ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो होंगे ही ना, फ्लेमिंग साइड हैंड। लेकिन क्या तुम इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिस्टर्ब कर रहे हो? आर यू डिस्टर्बिंग देम? करंट जा रहा है, यहां पे भाई साहब एक लूप रखा हुआ है, तो तुम अगर डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो तो भाई साहब कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। इंड्यूस्ड करंट is an effect of disturbance in the magnetic field. So long as you are not disturbing the magnetic field, there will be no induced current produced. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। What is the direction in the induced current produced in the loop, if any, when the current is flowing in the straight wire? ठीक है। तो if steady does not vary, अगर भाई साहब आपका करंट है, ठीक है, करंट आपका स्टेडी करंट है, मतलब आपका अभी आई है, 10 मिनट बाद भी लेट्स से आपका समझ लो 2 एम्पियर्स का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, अभी 10 मिनट बाद भी 2 एम्पियर्स ही है, आधे घंटे बाद भी 2 एम्पियर्स है, इसको अपन बोलते हैं स्टेडी करंट, ठीक है, स्टेडी करंट। तो इसका मतलब नो चेंज इन करंट। सो अगर नो चेंज इन करंट है तो नो चेंज इन करंट है, ऑब्वियसली भाई साहब आपने इस वायर को मूव भी नहीं किया है, तो नो चेंज इन पोजिशन ऑफ वायर, नो चेंज इन वायर पोजिशन, ठीक है, वायर पोजिशन। तो इसका मतलब क्या हो गया? नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देयरफॉर नो इंड्यूस्ड करंट, कोई भाई साहब आपका इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा, क्योंकि 2 तरीकों से आप मैग्नेटिक फील्ड में चेंज ला सकते हैं। एक तो इस वायर को ऊपर नीचे मूव करके, क्योंकि जैसे ही आप वायर को मूव करेंगे उसके एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी भाई साहब डिस्टर्ब होगा, ठीक है। सो बाय मूविंग द वायर यू कैन चेंज इट्स मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा तरीका क्या है? आप करंट को बढ़ाकर या कम करके, अगर आप करंट को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड वो बढ़ेगा, अगर आप करंट को कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो एसोसिएटेड है वो कम होगा, ठीक है। सो देयर आर 2 वेज इन विच यू कैन चेंज द एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ वायर, ईदर बाय मूविंग द वायर और बाय चेंजिंग द
और दूसरा क्या तरीका, देखो ऐसे ऐसे तब देख रहे हैं ना, कोई इंटरेस्ट नहीं है यहां पे। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर कैन बी चेंज्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर कैन बी चेंज बाय इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट, बाय दूसरा क्या हो जाएगा भाई साहब, मूविंग द वायर, बाय मूविंग द वायर, और बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। आपने भाई साहब डायरेक्शन ऑफ करंट को भी अगर चेंज कर दिया, ऑफ करंट ऑफ द वायर, ठीक है, तो अगर स्टेडी करंट है तो तीनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है, तो कोई इंड्यूस करंट नहीं होगा। अगर भाई साहब इंक्रीज कर रहे हैं, इफ यू आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द करंट, देन व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, एंड अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड विल इंड्यूस अ करंट। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर कब चेंज होगा, जब आप वायर को मूव कर रहे हो, जब उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको आप बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, या जब भाई साहब आप करंट के डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो। इन तीनों में से जब आप कोई एक काम करोगे तो होगा। ठीक है, क्लियर है? तो फिलहाल इसमें अगर स्टेडी करंट जा रहा है तो कोई इसमें भाई साहब करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन अगर आपने इंक्रीज किया करंट के मैग्नीट्यूड को तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी आपका भाई साहब चेंज होगा, और तब जाके इसमें करंट दिखेगा आपको। ठीक है, देन यू विल सी एन इंड्यूस्ड करंट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आ रहा है ये? A copper coil is connected to a galvanometer. What would happen if a bar magnet is pushed into the coil with its north pole entering first? युवराज क्या होगा? ये कर चुके हैं हम, अभी आज ही किया है हमने सवाल को। पांडे, हाँ क्यों? हाँ, तो इस इलेक्ट्रिसिटी को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस प्रिंसिपल को अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो एक कॉपर कॉइल है, ठीक है, इसको अपन ने भाई साहब एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर रखा है। ये कॉपर कॉइल है और ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर जस्ट शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर पुशिंग अ बार मैग्नेट विद इट्स नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। सो कॉपर कॉइल इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर। व्हाट वुड हैपन इफ अ बार मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द कॉइल विद इट्स नॉर्थ पोल एंटरिंग फर्स्ट? तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट होगा, ठीक है, इट विल जनरेट इंड्यूस्ड करंट। भाई साहब इंड्यूस्ड करंट आएगा, और इस इंड्यूस्ड करंट का जनरेशन कैसे हो रहा है? बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इसका प्रिंसिपल है। बाय द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देयर विल बी एन इंड्यूस्ड करंट व्हिच विल बी जनरेटेड इनटू कॉइल। ठीक है, तो ये आपको भाई साहब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगा। इसका इफेक्ट क्या होगा? देयर विल बी अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। द मोमेंट यू मेक द bar magnet enter the coil with its north pole first, you will see an induced current getting generated, and you will see a certain deflection in the galvanometer. क्या ये समझ में आ रहा है? Held at rest inside the coil. ओए पांडे जल्दी बोल, held at rest। अब भी आज ही किया है हमने ये सवाल। अमित आज ही किया है, ये सो रहे हैं यहां पे बैठ के सब। हाँ क्यों? Why will there be no current? मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। तो अगर आपने भाई साहब मैग्नेट को उसके अंदर रख दिया, यू आर नॉट डिस्टर्बिंग द मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ऑफ विच देयर विल बी नो करंट दैट विल बी जनरेटेड। इंड्यूस्ड करंट जनरेट तभी होगा जब आप मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर रहे हो। ठीक है, अगर आपने उसको रख दिया है अंदर, आप उसके मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे हो, सो हेंस देयर विल बी नो इंड्यूस्ड करंट। पुल्ड आउट अगेन, अगर आपने इसको पुल आउट किया, अक्षिता क्या होगा? क्यों बता? पुल्ड आउट अगेन, तो वापस से डिस्टर्ब होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। तो डिफ्लेक्शन जो है गैल्वेनोमीटर का इन ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। ठीक है, इन बोथ द केसेस द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर वुड बी इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, बिकॉज द करंट दैट इज जनरेटेड इन बोथ द केसेस विल बी मूविंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट विल बी डिफरेंट। क्या ये समझ में आ रहा है? दोनों केसेस में जो आपका डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट होगा वो अलग अलग होगा। क्लियर है? ओके। A plotting compass is placed inside a solenoid and the compass needle is pointing in the direction. तो कोई डर कुछ दिया ही नहीं है, कुछ और ही लगाना पड़ेगा भाई साहब।